हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैं आज आप लोगों के साथ ये सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ AIB 21 का। और ये लेट नहीं है। इससे आपको हिंट्स मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कैसे आपको लास्ट मिनट पे फोकस करना है। तो आपकी 25 प्लस सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, हालांकि आपको लिस्ट में 19 दिखता होगा, लेकिन जैसे कि यहाँ देखेंगे आप, लॉ ऑफ टॉर्ट, एमरी एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपको यहाँ तीन एक साथ एक ही लिस्ट में, तो इस तरीके से काउंट करने पर 25 प्लस सब्जेक्ट्स ही होते हैं। ओपन बैरेक्ट आपका एग्जाम है, आप बैरेक्ट लेकर जा सकते हैं विदाउट कॉमेंट्स। कॉमेंट्स वाले बैरेक्ट अलाउड नहीं है, कोई बुक अलाउड नहीं है, सिर्फ बैरेक्ट विदाउट नोट्स। और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट लिस्ट है BCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है, उसको मैंने तीन पार्टीशन दे दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है सब्जेक्ट्स का तीन कैटेगरी में। वो है, सबसे पहले हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट जो 62 मार्क्स हमारे कवर करते हैं। 62 मार्क्स, और हमें ये पास करने के लिए, क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको पास करने के लिए हमको सिर्फ 40% एंड 45% चाहिए अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। तो 62 मार्क्स इट मीन्स अ लॉट। यहाँ से अगर हमने ये वाले मेजर सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया तो इट मीन्स कि हमारा अच्छा खासा कवर हो गया। पासिंग मार्क्स आराम से हमने पास कर लिया। और आपको बता दूं कि आपके AIB के जो रिजल्ट आता है उसमें कहीं आपके स्कोरिंग मार्क्स नहीं लिखे होते हैं, सिर्फ पास या फिर लिखा हुआ आता है, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो हाई स्कोरिंग की टेंशन ना लें, क्वालिफाई करें और पासिंग मार्क्स आ जाए। और ये स्किल बेस्ड एग्जाम होता है, यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, डायरेक्ट से आपको क्वेश्चन सर्च करना आना चाहिए। तो हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट सबसे पहले क्या हो गया, 62 मार्क्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC और BNSS, CPC जो 10 मार्क्स कवर कर रहे हैं, तो 30 मार्क्स यहीं पर हो गए। ठीक है। IPC एंड BNS 8 मार्क्स, एविडेंस एक्ट BSA 8 मार्क्स, फैमिली लॉ 8 मार्क्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यहाँ पर तीन से चार जो सब्जेक्ट्स है वो एक साथ मर्ज किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी लॉज, NI एक्ट। इन सब के मिलाकर 8 क्वेश्चंस आएंगे और 8 आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क और 100 क्वेश्चंस होंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट मीन्स आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है। सेकेंड कैटेगरी जो हमने बनाई है वो है एवरेज प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, जहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स मिलकर सिर्फ 28 मार्क्स कवर करते हैं। और फिर लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो वो 10 मार्क्स कवर कर रहे हैं मिलकर, 2 मार्क्स ईच ऑफ दी सब्जेक्ट। ठीक है। ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लाइक लास्ट टाइम AIB 20 में ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। इनकम टैक्स एक्ट के 4 क्वेश्चन, ठीक है, लाइक ये टैक्सेशन से डायरेक्ट 4 क्वेश्चन डायरेक्ट से ही थे। तो जो एवरेज सब्जेक्ट या लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उनको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो ये हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं, ये हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, अगर हम इसको पूरा ये मानकर चलें कि हाँ ये 62 मार्क्स कवर कर रहे हैं तो ये हमें अच्छा खासा हमारे स्कोरिंग मार्क्स करा देंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर केस लॉज होते हैं। ठीक है, केस लॉ, डॉक्ट्रिन, 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डॉक्ट्रिन बेस्ड, केस लॉ बेस्ड, रिट बेस्ड, आर्टिकल बेस्ड, ओके, और आर्टिकल टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन, तो सिर्फ जो आर्टिकल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आप आराम से वहाँ पे, ओपन डायरेक्ट एग्जाम है तो आप आराम से एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन कुछ केस लॉज बेस्ड हैं, नहीं याद रहते हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो छूट जाते हैं। तो 10 मार्क्स में से कि ये मानकर चलिए कि आप 7 अटेम्प्ट कर पाए या 5 कर पाए, क्योंकि केस लॉ ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। फिर बात करते हैं CRPC BNSS में, तो 10 मार्क्स की इसमें प्रॉब्लम बेस्ड पूछ लेते हैं। लेंदी टेक्स्ट हुआ, सर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हुए तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो अगर मान लो आप नहीं सॉल्व कर पाए, सिर्फ 5 उसमें से कर पा रहे हैं, राइट। CPC समझ में नहीं आती है,
सीपीसी को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप लोग 7 कर पा रहे हो, 8 कर पा रहे हो, बेटर आप पासिंग मार्क्स ले आओगे आई नो, बट एक सेकंड प्लान भी मतलब अपना स्ट्रांग रखना चाहिए, और एक ही एस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिए हमें, लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बीएनएस में 8 मार्क्स का पूछा है, एविडेंस एक्ट इसमें केस लॉज पूछेंगे, राइट। फैमिली लॉ में थोड़ा प्रॉब्लम बेस्ड पूछ लेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इतना श्योर नहीं रहिएगा कि 62 मार्क्स का है और मैंने 62 मार्क्स ही कवर कर लिए, तो 62 मार्क्स का सारा पूरा ही मैं करके आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि यहाँ ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो मेजर सब्जेक्ट्स में टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा लेंदी उनका टेक्स्ट रहता है, तो उसे पढ़ने में टाइम निकल जाता है। ओपन डायरेक्ट एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम आसान है, एग्जाम तो आसान है, लेकिन बहुत सारे पैरेट्स ले जाने होते हैं, उनसे सर्च करना होता है, वो टाइम टेकिंग होता है, क्वेश्चन को सर्च करना वगैरह, अगर हमने पहले से नहीं किया तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से एग्जाम थोड़ा टफ लगता है, और ये टफ नहीं है। अब आते हैं एवरेज सब्जेक्ट पे, जिन जो हमने 5 मार्क्स, 4 4 4 4 एंड 3 को, इनको सब सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक साथ लिस्ट बनाई है, और बाकी के 5 सब्जेक्ट सबसे नीचे लो प्रायोरिटी में रखा है, जो कि 2 2 मार्क्स में। इनको क्या करना है, इन जितने भी ये प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं, 2 2 मार्क्स के, इनके पीवाईक्यूज को सबको एक साथ करके लिख लेना है, और ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से आते हैं, तो इनको अंडर एस्टिमेट मत करना, इनके बेयर एक्ट जरूर रखिएगा साथ में, तो जो भी 2 2 क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से इनको कर लेंगे, ठीक है। और जो भी, जैसे आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करो तो देखना है कि जो भी आपके आर्टिकल बेस्ड या सेक्शन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उनको अंडर एस्टिमेट मत करना, उनको उनका प्रेशर मत लेना माइंड पर, उनको सर्च करना सीखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो केस लॉ बेस्ड हैं, डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम बेस्ड है, उनको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, समझो, ठीक है। और जो आप सर्च कर सकते हो उनको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक स्किल अपने आप को स्किल देनी है कि कैसे सर्च करना है कम टाइम में, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। अभी जैसे मैंने क्या किया है कि आपकी जो क्लासेस वगैरह मैं AIB की 21 की क्लासेस ली थी, तो सब्जेक्ट वाइज ली है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में जो दरअसल ये आपका पूरा जो AIB का एग्जाम होता है, इसमें सारे सब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब सारे ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, और उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जितने आपको ये मार्क्स सामने दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि स्टार्टिंग के AIB के एग्जाम्स में तो जो आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होते थे वो एक साथ ही हुआ करते थे, लाइक पहले कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चंस, फिर BN CRPC के 10 क्वेश्चंस, फिर CPC के 10 क्वेश्चंस, ऐसे। लेकिन अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन, फिर आर्बिट्रेशन का एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर फैमिली लॉ का पूछ लिया, तो आगे पीछे बहुत ज़्यादा रोटेट कर देते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जैसे एनालिसिस वगैरह भी करते हैं, लेकिन जब प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सब्जेक्टिव वाइज करो, ठीक है। उससे क्या है कि आप वन टाइम में एक ही बैलेंस लेकर बैठे रहोगे, तो आप उससे आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो जैसे मैंने इसी वजह से मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सारे PYQs 20 से AIB 20 से लेकर के या AIB 4 तक के सारे PYQs को एक साथ मर्ज करके उनको सॉल्व किया था, एक्सप्लेनेशन दी थी, और डिटेल समझाया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट में वीक हैं थोड़े, उनका भी थोड़ा अच्छा उनको इंटरेस्ट आया था, समझ में आने लग गई थी चीज़ें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन था उसके हर एक ऑप्शन को मैं अच्छे से डिटेल समझा रही थी। ये क्वेश्चन क्यों है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सर्च करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सर्च करना है, ये मैं सिखा रही थी। मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको स्किल आनी चाहिए एग्जाम को पास करने की, एग्जाम को फेस करने की, राइट। पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन AIB का एग्जाम बहुत ईजी होता है, तभी बच्चे फेल हो रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पर बच्चों के पास स्किल की कमी है क्वेश्चंस को सर्च करने की। मैं कह रही हूँ कि आपका जो एग्जाम है AIB का, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, और इसकी नेचर ही यही है कि ये 45% डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला हो और बच्चे आराम से सोल्व कर लें। अब अगर ये किसी क्वेश्चन को आर्टिकल डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को ये टेक्स्ट बेस्ड में अगर कन्वर्ट करके दे रहे हैं, तो बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस है।
अगर बच्चे प्रैक्टिस करें, स्किल जनरेट कर लें और टाइम मैनेजमेंट आ जाए तो आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा, एग्ज़ाम बहुत ईज़ी है, ठीक है? कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे कि पीआईएल हो गया, थ्योरेटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, कोई इनका कोडिफाइड लॉ नहीं है ना? तो ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या है कि आप बैक नहीं ले जा सकते एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो इसके लिए क्या है तो ये सबसे बेहतर ट्रिक है सॉरी ट्रिक है कि सब्जेक्टिव वाइज़ मैं आपकी प्रिपरेशन कराती हूँ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कंप्लीट हो गया, फिर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंप्लीट हो गया, फिर आपका बीएनएसएस कंप्लीट करा दिया, फिर आपका सीपीसी सब्जेक्टिव वाइज़ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस के साथ क्या रहता है कि आपकी सारी प्रैक्टिस होती रहती है, साथ में आपको समझ में आने लगता है कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, सर्च कैसे करना है और उसको आप समझने लगते हो, ठीक है? इसी तरीके से तो अब ये मेरा क्या पर्पस था इन सब्जेक्ट को इस तरीके से कैटेगराइज करने का कि मैंने हाई प्रायोरिटी एक साथ किया, एवरेज एक साथ किया और फिर ये ऐसे एक साथ किया कि जब आपको प्रिपरेशन करनी है जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले स्टार्टिंग के टाइम पे आपको क्या करना है कि हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को उठाना है और फिर उनको उनके पीवाईक्यूज जिस तरीके से मैं अभी बता रही थी ऐसे आपको तैयारी करनी है सारे हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को। इसमें आराम से आपके 62 मार्क्स कवर हो रहे हैं और ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो आपके और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या आपके प्रैक्टिस में भी काम आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए पहले इन पर ध्यान दें क्योंकि ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आप डायरेक्ट से डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनको भी ऐसे पीवाईक्यू से आप कर सकते हो जैसे मैं बता रही हूँ कि इनको पीवाईक्यू से आपने दिया है। तो लेकिन फर्स्ट आपको इनको अटेम्प्ट करना है देन ये और फिर देन ये, ठीक है? एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी ये है कि ये वाले जो हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं इनमें क्या होता है कि ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप चांसेस कम रहते हैं कि थोड़ा क्योंकि वो ज़्यादा रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेंथी टेक्स्ट होता है उसको पढ़ने में टाइम लगता है। ये वाले जो लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं इनके छोटे-छोटे ये भी क्वेश्चंस होते हैं, इनके डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आराम से हमें नंबर ऑफ मार्क्स दिला देते हैं, तो इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। फिर आते हैं एवरेज वाले सब्जेक्ट्स पे, जो एवरेज वाले हैं, इनसे हमारे अच्छे खासे 28 मार्क्स बन रहे हैं। इनसे भी ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मतलब कहने का ये है, जो भी आपके डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो भी आपके क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड आ रहे हैं सॉरी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आ रहे हैं और बैराक के क्वेश्चन हैं तो उनको अंडर एस्टिमेट मत करना उनको आप जो बैराक से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं इट मीन्स वो आप एग्जामिनेशन हॉल में आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी और कुछ मुझे लगेगा कि शेयर करना चाहिए मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। आई विश ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से माइंड को काम रखिएगा। लास्ट मिनट टिप्स मैं ज़रूर शेयर करूँगी एग्जामिनेशन हॉल के लिए, तो मेरा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।